हेलो गाइस, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट थी वो प्रीवियस क्लास के अंदर आपकी ख़त्म की है। तो उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे उसके पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यूज, जो आपको थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। कुछ जो चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ी हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, लेवल्स ऑफ टीचिंग आपने किए हैं, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपने करी हैं, और उसके अलावा जो थे आपकी कुछ लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपके साथ-साथ कुछ टीचिंग सपोर्ट ऐड भी थे आपके, जो टीचिंग्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद आपके आते हैं कुछ आपके ऑनलाइन जो आपके मेथड्स थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग आपके रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस ये सब आप खत्म कर चुके हो प्रीवियस क्लास के अंदर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू टुडे पीवाईक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 1। टीचिंग एप्टीट्यूड के हम कुछ पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू दोनों हम साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट जो है वो सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है। हाँ, लेकिन कुछ सिमिलर सिमिलर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो हम लोग करेंगे एमसीक्यूज के अंदर, जहां से आपको एक पैटर्न आपको मिलेगा, एक आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, the organized bodies of information stored in memory that pass the way new information is interpreted, stored and recalled is known as। हमने जैसे कि कहा था कि बायलिंगुअल आपके होंगे, ठीक है ना। तो आपके जो क्वेश्चन हिंदी में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो आपका ऑर्गेनाइज बॉडीज होती है, ठीक है ना, ऑफ इंफॉर्मेशन, नई जानकारी, यू कैन सी न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपका है। इधर क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नई जानकारी की व्याख्या और उसको भंडारण स्टोर करने में और उसको याद करने में, उसके तरीके को जो है कौन सा आपका यहाँ पे ऐसी चीज है जो आपको इंडिकेट करती है कि उसके रूप में जानी जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, स्कीमाज है, चंक्स है, एसोसिएशन है। तो कुछ तो नाम से भी आपको दिख रहा होगा कि कंस्ट्रक्टिव में आपका क्या होता है कि कुछ नई नई रचनाएं आप करते हो, कुछ नई नई चीजें आप बनाते हो, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फिर, रचनात्मक प्रक्रिया या फिर आपकी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यू कैन सी, रचनात्मक प्रक्रिया है। सेकंड आपका है स्कीमाज। स्कीमाज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो आपके जीन पियाजे थे उन्होंने एसिमिलेशन और आपके एकोमोडेशन और स्कीमाज, कुछ सीन आप उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, एकोमोडेट करना नॉलेज को और एसिमिलेट करना उसको, और उसके बाद आपका स्कीमा, ये आपका क्या था, एक नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए आपका यूज किया जाता है हमेशा। स्कीमा जो है, खंड वगैरह है, एसोसिएशन में तो लिंक करते हो चीजों को, ये आपका नहीं है। नई जानकारी को स्टोर करने के लिए हमेशा आप क्या, आपका क्या टर्म यूज की जाती है, स्कीमा। तो राइट आंसर आपका होगा स्कीमा, यू कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एडोलसेंस का हमने किया था ना, एडोलसेंस की विशेषताएं करी थी, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपके एडोलसेंस और एडल्ट लर्नर हमने किए थे। तो उसमें काफी अच्छे से हम लोगों ने कंसेप्ट किया था कि एडोलसेंस क्या टाइम होता है, ऐसा बच्चे का कौन सा पीरियड होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज रहता है और उसके बहुत हाई ड्रीम्स होते हैं कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, ऐसे करना है। स्टेबिलिटी नहीं होती है उसकी बिल्कुल भी लाइफ को लेकर, इमोशनली भी वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। तो एडोलसेंस पीरियड जो था आपका ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ठीक है। फर्स्ट आपका कह रहा है कि जो आपका एडोलसेंस है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो आपका है। और सेकंड में क्या कह रहा है, इट इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ग्रेट रिलीफ। तो इमोशनल स्टेबिलिटी जो थी यहाँ पे बच्चे की नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रैपिड चेंजेस आते हैं। कभी उसका नेचर जो है वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, किसी चीज को लेकर वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर उसको इमोशनली स्टेबल की हम बात करें तो वो आपकी स्टेज थी एडल्ट वाली। एडल्ट में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो आपका 18 क्रॉस कर चुका होता है, एडोलसेंस को खत्म कर चुका होता है उस वाले टाइम पीरियड को। तो वहां पे बच्चा आपका काफी इमोशनली स्टेबल बन जाता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके पास इतना हो
हो जाता है लाइफ का कि वो कुछ ना कुछ नया ऐड करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी जो थी वो एडोलसेंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली थी आपको। तो जो स्टेटमेंट 2 है दैट विल बी योर रॉन्ग और फर्स्ट विल बी राइट, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द राइट आंसर। आपका ये जो होता है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड होता है, इसमें बच्चा हाई लेवल ग्रोथ देखने को मिलती है, चाहे वो ग्रोथ आपकी फिजिकली लेवल पे हो या फिर वो ग्रोथ जो है आपकी वो कॉग्निटिव लेवल पे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे या फिर साइकोमोटर डोमेन जैसे है, उन हर एक लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रैपिड जो ग्रोथ होती है बच्चे के अंदर वो आपको देखने को मिलती है एडोलसेंस पीरियड के अंदर। एडोलसेंस जो आपकी किशोर अवस्था है, युवा अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, और एडल्ट होते हैं वयस्क जो थोड़ा सा उस एज को क्रॉस कर चुके होते हैं, लाइक वी ऑल आर एडल्ट, ठीक है। तो वो आपका है 18 प्लस की जो एज है वो आपकी एडल्ट होती है। तो एडोलसेंस जो होता है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे यू कैन सी वृद्धि और विकास का सबसे बड़ा आपका ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। यू कैन सी संक्रमणकालीन काल है आपका, ठीक है ना, संक्रमण काल आपका ये है। तो थोड़ा सा आप इसको कीजिए, याद आपको रखना पड़ेगा 1 is 2 and 2 is your फॉल्स, ठीक है। स्थिरता नहीं होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है एडोलसेंस के अंदर। सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है, बच्चे के इमोशंस जो होते हैं कभी बहुत हाई हो जाते हैं, कभी बहुत लो किसी चीज को लेकर। तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस जो होता है वो अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है एडोलसेंस के अंदर। तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की विशेषताएं हम लोगों ने करी थी ना, लर्नर्स की करी थी, एडल्ट की, एडोलसेंस की, फिर टीचिंग की कुछ विशेषताएं करी थी, लर्निंग की भी करी थी। तो उसमें से आपका एक क्वेश्चन बना है, देखिए क्या हो सकता है। लर्निंग इज टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लर्निंग जो होता है ना वो टेम्परेरी चेंज नहीं होता है, वो आपका परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर के अंदर। जब आप किसी चीज को सीखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बिहेवियर में जो प्रैक्टिकली चीजें करते हो वो चीजें तो आपकी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है ना। तो वो क्या है आपकी विशेषता नहीं है कि वो टेम्परेरी चेंज होता है बिहेवियर के अंदर। लर्निंग एंड्स अप टू प्यूबरिटी आपका एक ये है। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग जो है वो एक्टिव भी है और क्रिएटिव भी होती है, कुछ ना कुछ नया बरसता रहता है बच्चा, ठीक है। एंड्स अप टू प्यूबरिटी का मतलब है कि जो सीखना है वो आपका सिर्फ यौवन तक समाप्त होता है, ऐसा तो नहीं है। सीखना जो है वो आपका यौवन तक नहीं मतलब प्यूबरिटी तक नहीं लिमिटेड है, उसके बाद अभी तक हम लोग सीख ही रहे हैं। लर्निंग तो आपकी फ्रॉम बर्थ टू आपकी टिल डेथ चलती है, टिल द एंड ऑफ द लाइफ। लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड। जो लर्निंग आपकी होती है वो क्या है, लक्ष्य निर्देशित है, ये आपको बता रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा है लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो बी ऑप्शन जहाँ पे है उसको आप खत्म कीजिए क्योंकि ये नहीं हो सकता है आपका, ठीक है ना। बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी पे एंड नहीं होती है। उसके अलावा आपके पास बचे हैं सी डी ई और ए सी ई। तो सी डी ई क्या कह रहा है, एक्टिव एंड क्रिएटिव है आपका। हाँ, लर्निंग जो होती है आपकी वो एक्टिवली सीखते हो कुछ ना कुछ रचनात्मक तरीके से, गोल डायरेक्टेड भी होती है, कुछ लक्ष्य होता है लाइफ का तभी तो आप लर्न करते हो। एंड मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, एक तरीके से सीखना जो है वो समायोजन से प्रेरित होता है। तो सी डी ई जो है आपके दीज विल बी द राइट आंसर, बिकॉज जो टेम्परेरी की वजह से जो ए ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया है, ठीक है। सी डी ई इज द राइट आंसर क्योंकि लर्निंग आपकी परमानेंट है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स, की जो एडोलसेंट लर्नर आपके होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं नहीं है, नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना। नोट लिखा हुआ है कि कौन सी विशेषताएं नहीं है। अब एडोलसेंट का भी हमने किया था बहुत अच्छे से। दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट, क्यों उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है। एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है हैव सेल्फ स्टेबल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनका एक सेल्फ कंसेप्ट जो होता है उसको लेकर वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन इमोशनल को लेकर वो अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, बी इज ऑल्सो इसकी विशेषता है ये आपकी। ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स एंड इमोशनल आपका
टर्मोइल है, ठीक है ना, कि वो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों के एडोलसेंस के अंदर, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं और इमोशनल अनस्टेबल होते हैं आपके। सी इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव द हाई होप्स एंड एस्पिरेशंस फॉर देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत हाई होप्स वो बनाते हैं, मतलब हमें ये बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, तो डी इज ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा है आपके दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर, उन पर सहकर्मी समूह का दबाव बढ़ गया है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर आपका क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा उनके अंदर दबाव जो है वो पीयर्स को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये ऐसा है, तो लेकिन इसके अंदर क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, मतलब अपने दोस्तों को लेकर ना बहुत प्रेशर में रहते हैं कि मेरे दोस्त ने ऐसा टॉप कर लिया, मुझे भी टॉप करना चाहिए, ऐसे कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। लेकिन ना सेल्फ, इन्होंने बोला स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट और एक यूनिफॉर्मिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। तो जो आपके ऑप्शन नंबर ए एंड बी है, ये आपकी क्या होंगी, इनकी विशेषताएं नहीं होंगी आपकी, ठीक है ना। इमोशनली वो आपके स्टेबल होते हैं, हैव स्टेबल सेल्फ कंसेप्ट, उनके जो इमोशनली स्टेबल रहते हैं वो, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट जो होते हैं उनको लेकर भी वो चेंज होते रहते हैं उनके माइंड में, तो स्टेबिलिटी नहीं है आपकी। नेक्स्ट आप देखिए, जो द फॉलोइंग आर द इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, उनकी कुछ आपकी इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल वर्ड का आपको ध्यान रखना है, दैट मीन्स कि वो माइंड से रिलेटेड होंगी, कॉग्निटिव आपकी कुछ विशेषताएं हैं बच्चों की। तो फर्स्ट है आपकी वेरिएशन इन इमोशनल मूड्स, अब इमोशनल है दैट मीन्स कि वो माइंड से तो रिलेटेड है ही नहीं, इमोशनली बच्चा दिल से सोचता है, अफेक्टिव होती हैं वो चीजें, है ना। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, पहले ही नोट बताना ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, जो आपकी है विशेषताएं हैं आपकी इंटेलेक्चुअल, तो ये तो आपकी नहीं है, ठीक है ना, इमोशनली मूड्स वगैरह वाली। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बच्चा इमेजिनेशन जब करता है तो वो चीजों को सोचता है, कहाँ से, दिमाग से, है ना, इमेजिन करता है चीजों को, कल्पनाएं बनाता है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल जो उसकी पावर है, कहीं ना कहीं कॉग्निटिव जो उसके स्किल्स हैं वही आपके इनहांस होते हैं उसके अंदर। तो ये आपका करेक्ट है इसकी विशेषता के अंदर। उसके अलावा इंक्रीज इन स्पैन ऑफ अटेंशन, वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर क्या करता है, अटेंटिवली वो आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, इसको लेकर भी वो बहुत ज्यादा अवेयर रहता है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, किस तरीके से चीजों को है वो आपका उसका ध्यान आकर्षित कर रहा है, अटेंशन, तो ये भी आपका माइंड से रिलेटेड है। इंक्रीज इन पल्स रेट, पल्स रेट जो है वो आपका ये हार्ट से रिलेटेड है ना, एडोलसेंस की अगर बात करें तो पल्स रेट जो है वो आपका माइंड से तो कोई कनेक्शन है ही नहीं उसका, ठीक है ना। पल्स रेट है आपकी, तो ये आपके हैं हार्ट रेट है, सॉरी, जो भी है इंक्रीज इन द पल्स रेट आपकी है वो आपकी फिजिकली है, मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं है आपका, ठीक है ना। एंड डेवलपमेंट ऑफ द थिंकिंग एंड रीजनिंग, अब रीजनिंग और थिंकिंग तो है ही आपका ब्रेन से रिलेटेड, तो जो आप रीजनिंग करते हो किसी चीज को लेकर, आप तर्क वितर्क करते हो, कुछ रीजनिंग मतलब कुछ सोचते हो उन चीजों को लेकर, लॉजिकल रीजनिंग है जो भी आपकी, इंडक्टिव डिडक्टिव, वो सब आपकी इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपके मॉडल्स दे रखे हैं टीचिंग के कुछ, ठीक है, रोल प्लेइंग मॉडल्स है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, आपके स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, और आपके इस तरीके से तीन चार आपकी लर्निंग्स के टीचिंग्स के मॉडल हैं, और उनको फिर दे रखा डेवलपर्स के नाम से कि किसने कौन सा मॉडल आपका डेवलप किया था, ठीक है। तो जो आपका पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस था ये आपका दिया था डेविड ने, डेविड जॉनसन, जिसको हम लोगों ने पॉजिटिव जो इंटरडिपेंडेंस है इसको याद करना है, डेविड जॉनसन ने इस मॉडल को डेवलप करा था पॉजिटिवली। तो ये फर्स्ट जो है आपका ए का 2 कहाँ जा रहा है आपका, यू कैन सी, ए का 2 आपका सेकंड ऑप्शन में जा रहा है। तो बी का देखिए, स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी जो थी वो आपकी दी थी रॉबर्ट स्लेविन, रॉबर्ट ने जो थी आपकी वो एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, मतलब एक आपको सीक्वेंशियल और सिस्टमेटिकली तरीके से आपको इंक्वायरी करनी है, तो वो जो डेवलपर्स थे उस मॉडल के वो थे आपके रॉबर्ट। उसके बाद फिर है आपके रोल प्लेइंग दिया था आपका फैनी, ठीक है ना, फैनी चैप्टर जो थे उन्होंने रोल प्ले आपका मॉडल दिया टीचिंग का। और लास्ट जो है आपका ये डोनाल्ड ओलिवर एंड जेम्स शेवर, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स। अब हम लोगों ने ना 4 आपके डोमेन्स होते हैं, पियाजे जीन पियाजे ने जो थे आपके 4 डोमेन्स दे रखे हैं ना एक तरीके से। सेंसरी मोटर है जिसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को फिजिकली मूवमेंट से, साइकोमोटर जिसके अंदर बोलते हैं, मतलब उसमें आपका सेंसरी मोटर होता है, चीजों को सिर्फ आप मूवमेंट से देखकर इस तरीके से आपका सेंस ऑर्गन से बच्चा सीखता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके हैं प्री ऑपरेशन है, सॉरी फॉर्मल है, प्री ऑपरेशनल है और आपके कंक्रीट है। ये 4 आपकी स्टेज हैं जो जीन पियाजे ने आपको दे रखी हैं, ठीक है। SPFC, तो आपके जो है 4 स्टेजेस हैं SPFC, जिसमें SPFC, ठीक है ना, ये आपका F है और इधर आपका SPF और C। तो S जो है आपका दैट स्टैंड्स फॉर सेंसरी मोटर, और पी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है उससे थोड़ा सा हाई लेवल उसका होता है, एज भी उसकी जो होती है वहां पे 2 साल से जो प्लस का बच्चा होता है उसमें आपका प्री ऑपरेशनल आता है, वो सीखता है इस वाली स्टेज में। कैसे सीखता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है चीजों को लेकर, लॉजिकल तो सोचता ही नहीं है बिल्कुल भी, इरिवर्सिबल होता है एक तरीके से, ठीक है। और एफ के अंदर क्या होता है, फॉर्मल, सी के अंदर कंक्रीट। तो फॉर्मल में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा जो है वो चीजों को सोचना शुरू करता है, थोड़े से जो है उसके थिंकिंग अच्छी होती है, चीजों को आपका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेकर जो चलता है। कंक्रीट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है चीजों को लेकर, कि वो इरिवर्सिबिलिटी नहीं रहती, एक स्टेबिलिटी जो है वो आपकी देखने को मिलती है इसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। और काफी हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं आपके कंक्रीट स्टेज के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है इन्होंने बता रखा है जो कॉग्निटिव लेवल लर्निंग जो आउटकम्स है आपके सबसे ज्यादा इंप्रूव होते हैं कंक्रीट के अंदर। तो इसमें इन्होंने पूछ रखा है कि कौन सा जो उसका एग्जांपल है, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंस, लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंस। इन्होंने फैक्ट्स के बारे में और उनकी सीक्वेंस के बारे में सोचना, तो बहुत बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल जो होता है बहुत हाई लेवल डोमेन होता है, चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से कर चुके होते हो लॉजिकल रीजनिंग के साथ में, तो वो चीज आपकी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये बहुत बेसिक लेवल आपका है। उसके बाद लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस। अब लर्निंग रोल्स हैं और एक्शन सीक्वेंसेस है, ये तो बच्चा आपका फॉर्मल में भी सीख जाता है एक तरीके से, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आपका सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। कॉग्निटिव लेवल जो होता है सबसे हाई जो होता है वो आपका होता है कंक्रीट लेवल पे कॉग्निटिव, जिसमें हम चीजों को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल हाई लेवल पे, थोड़ा थोड़ा सा वो शुरू करता है इधर आपका, ठीक है। यहाँ से जो है चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्शंस में हो जाती है। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस जो है आपका राइट आंसर होगा। एंड लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग है, ये भी आपका बहुत बेसिक लेवल है, तो सी इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये है ब्लूम टैक्सोनॉमी है, 3 डोमेन उन्होंने दे रखे हैं। आपकी साइकोमोटर डोमेन होता है, एक आपका अफेक्टिव डोमेन है और कॉग्निटिव डोमेन है। तीनों से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो पेडागोजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, टीचिंग के अंदर, टीचिंग एप्टीट्यूड में पेडागोजी है आपकी, एंड्रागोजी और पेडागोजी हम लोगों ने पढ़ी है इसमें, ठीक है। तो इसको देखिए पहले, इससे पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने पूछा है ना कौन सा डोमेन पूछा है इन्होंने, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, अफेक्टिव डोमेन पूछा है इन्होंने। तो आपको अफेक्टिव डोमेन भी याद रखना पड़ेगा, आपको कॉग्निटिव डोमेन्स के भी सारे जितने भी उनके कंपोनेंट्स है वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक आपका साइकोमोटर डोमेन है, उसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी उसमें कर लेते हैं। अफेक्टिव डोमेन जो आपका होता है, जो ये वाला डोमेन आपका है अफेक्टिव, ठीक है, इसको हम लोग लर्न करते हैं RRVOC से, ठीक है ना। आर का मतलब होता है आपका रिसीविंग, ठीक है ना, जैसे ये है आपका इधर, ये यहीं से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर रिसीविंग, एंड सेकंड आर फॉर रिस्पॉन्डिंग, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूइंग, चीजों को आप वैल्यू देते हो, ठीक है, वैल्यूइंग। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एंड सी स्टैंड्स फॉर योर कैरेक्टराइजिंग। ये आपके कैरेक्टराइजिंग, ठीक है ना, ये आपके हैं 5 कंपोनेंट्स है इसके, इसके अफेक्टिव डोमेन्स के। तो ये इसको याद रखने की ट्रिक आपके यही है, आर स्क्वायर VOC, इस तरीके से जो है आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, R स्क्वायर VOC।
ये आपका अफेक्टिव डोमेन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पांचों के पांचों कंपोनेंट जो है पेपर में देखो पूछे भी यही गए ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कम अंडर द अफेक्टिव डोमेन। अब आर वो अगर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हो, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और ऑर्गेनाइजिंग। एनालिसिस और एप्लीकेशन जो होते हैं ये आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर आते हैं। इसको हम करेंगे, डोंट वरी। ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। वेयर इज द ऑप्शन? दिस वन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब इसके साथ साथ ही हम कर लेते हैं, ये तो आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के बाद आपके पास दो डोमेन और पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, साइकोमोटर एंड आपके कॉग्निटिव, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा सा करते हैं कि जो साइकोमोटर डोमेन आपके होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उसमें आपके कितने एलिमेंट्स होते हैं और कौन सी ट्रिक है आपको उनको याद करने की। साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है। और एक आपका है कॉग्निटिव, जो आपका हाईएस्ट लेवल डोमेन आपका होता है कॉग्निटिव। इसमें बच्चा बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन चुका होता है लर्निंग के लिए। इसको हम लोग याद रखते हैं इम्पैन के नाम से, ठीक है, IMPAN, ऐसे आपको लर्न करना है ये, ठीक है। आई जो है दैट स्टैंड्स फॉर योर इमिटेशन, बच्चा जो है यहाँ पे कॉपी करता है चीजों को लेकर। और फिर एम में आपका आता है मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेट करना सीख जाता है, मैनिपुलेशन। प्रिसाइज आपका, ठीक है ना, प्रिसीजन आपका आता है इसके अंदर। आर्टिकुलेशन है आपका। और लास्ट में आपका क्या है, जैसे वहां पे कैरेक्टराइज करता था, इधर क्या करता है आपका नेचुरलाइजेशन। ये आपका साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है, ठीक है ना, नेचुरलाइजेशन। ये 5 आपके कंपोनेंट्स हैं साइकोमोटर के, 5 आपके अफेक्टिव के हैं। अब एक और आपका रह गया है, दैट इज योर कॉग्निटिव डोमेन, वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। कॉग्निटिव जो डोमेन आपका है, जो कॉग्निटिव डोमेन आप करते हो उसमें क्या है, आपको लर्न करना पड़ेगा के केस से, ठीक है ना। ये आपकी ट्रिक है उसको लर्न करने की। केस, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, दिस इज स्टैंड्स फॉर आपका नॉलेज से रिलेटेड है आपका ये, ठीक है। ये आपका नॉलेज है। उसके बाद आपका है कॉम्प्रिहेंशन, चीजों को आप समझते हो नॉलेज के बाद। फिर आप क्या करते हो, एनालिसिस, और आपका एप्लीकेशन, देन आपका सिंथेसिस, और लास्ट में आपका आ जाएगा इवेल्युएशन, ठीक है ना। ये आपकी ट्रिक है कॉग्निटिव डोमेन्स को याद करने की। तो आई होप कि तीनों की ट्रिक जो है आपको मिल गई है, इनको आप याद कर सकते हो। पेपर में जब भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप उसको आंसर करके आओगे अच्छे से, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, ए बी एंड डी अफेक्टिव डोमेन के लिए आपका। ये जो है आपके एनालिसिस और एप्लीकेशन, ये कौन से डोमेन के हैं आपके दोनों, अभी हमने करा है, ये आपके दोनों है कॉग्निटिव से, ठीक है ना। कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है ये आपके, तो इसके अंदर नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आपका ह्यूमन एबिलिटी पर गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आपको दे रखी है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 टाइप्स की जो है आपके पास में मल्टीपल इंटेलिजेंस है। एक लिंग्विस्टिक है, एक आपकी लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल और नेचुरलिस्टिक, ठीक है ना। 3-4 आपके पास दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी जो है आपकी किससे बिलोंग करती है, कौन सी जो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो क्या बताती है। लिंग्विस्टिक नाम से ही दिख रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं ना। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड होगा आपका। तो लैंग्वेज में जहां पे भी ऑप्शन के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा, ये आपका राइम, स्टोन, पिच, राइम वगैरह है, तो ये राइम वाला तो आपका हो जाएगा म्यूजिक से रिलेटेड है ना। तो म्यूजिक वाला है ये रहा, ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कीजिए। लैंग्वेज वाला देखते हैं कहाँ पे है आपका, ये रहा, डिफरेंट लैंग्वेज की सेंसिटिविटी, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएगा। लॉजिकल, मैथमेटिकल, जो लॉजिकल मैथ्स है उसको आप रीजनिंग से रिलेट करते हो। और लास्ट आपका नेचुरलिस्ट जो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचर स्टडी करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो 4 जा रहा है, ए का 4 देखिए, फर्स्ट ऑप्शन राइट आपका होगा। बी का भी देख लेते हैं, बी का आपका 2 है, एबिलिटी टू हैंडल, ठीक है, एंड सो ऑन। सो दिस वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, ये देखिए, ठीक है, ये आपका है, ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, ये देखिए एक बार। What is the name of the approach which refers to teacher statement that encourage students to elaborate on an answer, either their own or another students?
एक ऐसा मतलब कौन सी जो अप्रोच है, कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें बच्चा जो क्या करता है, उसमें आंसर पूछता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्वेश्चन जो आपका एक तरीके से यू कैन सी दैट encourage द स्टूडेंट्स टू elaborate on an answer either their own or another students। हिंदी में भी देख लेते हैं। जो शिक्षक के बयानों को आपका इंडिकेट करता है और स्टूडेंट्स को अपने स्वयं के या किसी अन्य छात्र के उत्तर के बारे में विस्तार से बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। कि कौन सा ऐसा जो है इसमें से वो दृष्टिकोण है जहाँ पे बच्चा खुद का भी आंसर जो उसने दिया है उसको प्लस किसी दूसरे का आंसर है, उन दोनों को एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई करना या फिर उन दोनों को विस्तार से बताने के लिए इंकरेज करना। तो वो आपके हैं ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रॉबिंग, स्ट्रक्चरिंग और आपका टास्क ओरिएंटेशन है और रेमेडिएशन है। तो ये कुछ तो नाम से दिख रहे हैं आपके। इसमें तो क्या होता है, आप निवारण में क्या करते हो, चीजों का सोल्यूशन निकालते हो। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो आप, कोई बच्चा कमजोर है या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसका अल्टरनेट प्रोवाइड कराओगे। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। टास्क भी नहीं दिया गया है, कोई टास्क ओरिएंटेशन नहीं है आपका इसके अंदर। स्ट्रक्चर कोई सीक्वेंस नहीं चल रही है आपकी। हाँ, प्रॉबिंग हो सकता है, कोई जांच आप कर रहे हो किसी अन्य छात्र के उत्तर के बारे में विस्तार से, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो एक तरीके से। तो प्रॉबिंग इज द राइट आंसर आपका, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। A teacher should ensure that learning is shifted away from rote method। एक टीचर जो होता है वो हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि बच्चा रटने की बजाय चीजों को प्रैक्टिकली सीखे। तो शिक्षक यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रटने की पद्धति से उसको टीचिंग्स को हटाया जाए, लर्निंग्स को हटाया जाए, कि ना तो टीचर्स मतलब बच्चा रट के पढ़े उस चीज को। तो वो चीज आपकी है, ठीक है, फर्स्ट तो आपकी करेक्ट लग रही है। सेकंड देखते हैं, अ टीचर शुड कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो टीचर जो होते हैं वो आपके स्कूल नॉलेज को आउटसाइड द मतलब आउटसाइड द स्कूल जो नॉलेज है उसको आप कनेक्ट करते हो लाइफ से। तो कनेक्ट द नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल आपका, ठीक है ना। तो एक तरीके से दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि टीचर जोड़ता है आपकी नॉलेज को। आप पर्सनल लाइफ में कैसे रहते हो, सोशल लाइफ में कैसे रहते हो, वो सब मैटर करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड इन कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल एडेप्टिव स्किल्स इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, कॉग्निटिव है, जनरल है और आपके हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी तो होगा ही नहीं आपका, ई ऑप्शन जो है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव और जनरल लर्निंग, बी सी एंड डी इज द राइट आंसर। यू कैन सी बी सी एंड डी इज द राइट आंसर आपका, ठीक है ना। यही आपके माइंड से रिलेटेड है एक तरीके से तीनों, ये आपका नहीं है हाइपर एक्टिविटी। उसके अलावा जो है आपके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज आपकी बता रखी हैं इन्होंने। इसको आप किस तरीके से जो है सीक्वेंस में बता सकते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, मॉनिटर करते हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, प्रेजेंट न्यू कंटेंट उसके अंदर आपको जो भी ऐड करना है, एंड देन यू विल डू द प्रैक्टिस। उसके बाद आपका फीडबैक मिलता है और आप टीच रीटीच वाला जो आपका साइकिल होता है। ऑप्शन नंबर ए डी सी ए बी, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर आपका। उसके बाद है आपका, अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्टेड बाय पियाजे द अर्लीस्ट पीरियड इज नोन एज। सबसे पहला जो पीरियड हमने किया था ना, जीन पियाजे की 4 स्टेज हमने की थी ना, SPFC वाली जो आपकी थी, ठीक है। तो आपकी थी कंक्रीट है, फॉर्मल है, वो आपकी थी सेंसरी मोटर सबसे पहले आती है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज द राइट आंसर, यू कैन सी। चलिए, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है इसके MCQ वगैरह है वो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।